नमस्कार, आप देख रहे रफ्तार मीडिया में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के 4 धामों में तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या ने बढ़ाई चिंता। यात्री छोड़ रहे सैकड़ों टन कूड़ा, पर्यावरण को पहुंचा रहे भारी नुकसान। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 26 नवंबर को होगा बड़े कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश भर के लगभग 23,500 शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम की तैयारी। और पचवादोन में गर्जा धामी सरकार का बुलडोजर। विकास नगर में 111 अवैध कब्जों पर हो रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। अतिक्रमणकारियों को दी गई सख्त चेतावनी। चारधाम यात्रा में साल दर साल तीर्थ यात्रियों के बढ़ते आंकड़े को देख भले ही आज सरकार और पर्यटन विभाग पीठ थपथपा रहे हो, लेकिन हर साल तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या और टूटते रिकॉर्ड एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। आखिर क्या है वो खतरा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में इस बार 50 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में हर साल लाखों यात्री देश विदेश से दर्शन करने पहुंचते हैं। चारों धामों में हर साल श्रद्धालु पुण्य लाभ लेने आते हैं, लेकिन अपने साथ सैकड़ों टन कूड़ा भी छोड़ जाते हैं। उत्तराखंड के चारों धाम उच्च हिमालय क्षेत्र में आते हैं, जो लगभग 3000 मीटर पर स्थित है। ये क्षेत्र बेहद ही संवेदनशील है, क्योंकि इस क्षेत्र में ग्लेशियर भी बड़ी मात्रा में है। वन संपदा के साथ दुर्लभ वन्य जीवों की संख्या भी बहुत है। हर साल चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तो आते हैं, लेकिन अपने साथ हजारों टन कूड़ा भी छोड़ जाते हैं, जिसमें प्लास्टिक, पानी की बोतल, थर्मोकोल और कई तरह का कचरा होता है। उच्च हिमालय क्षेत्र में इकट्ठा हो रहे हजारों टन कूड़े को नीचे लाया जा रहा है, जिसमें खच्चरों की मदद ली जा रही है। इस उच्च हिमालय क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां बढ़ रही है और पर्यावरण संकट भी पैदा हो रहा है। उसकी वजह बढ़ता कूड़ा, जिसमें ज्यादातर मात्रा प्लास्टिक की है। वैज्ञानिक भी इस बात से चिंतित हैं कि इस तरह का कूड़ा अगर लगातार बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में इसका सीधा असर वहां के वन संपदा के साथ वन्य जीवों पर भी पड़ेगा और ग्लेशियर पर इसका बड़ा असर होगा। बहुत बड़ी चुनौती वन विभाग के सामने है कि इतने उच्च हिमालय क्षेत्रों में प्लास्टिक का पहुंचना और साथ ही में उसका उस पर्यावरणीय क्षेत्रों पर उसका परिणाम, ये एक महत्वपूर्ण चुनौती वन विभाग के सामने भी है। जो हमारे हेमकुंड साहिब है या हमारे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, वहाँ पे EDCs के माध्यम से कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। यही व्यवस्था, उसी टाइप की एक व्यवस्था बाकी अन्य धामों पर भी करने की व्यवस्था संबंधित जो सक्षम अधिकारी है उनको निर्देशित किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की आवश्यकता है। वन विभाग के साथ साथ जो स्थानीय अथॉरिटीज़ है, जिला पंचायत है या ग्राम पंचायत है, उन सभी लोगों को एक समन्वित प्रयास करते हुए इस चुनौती को जो है सामना करना पड़ेगा और वैज्ञानिक तरीके से इसका निस्तारण भी करना पड़ेगा। चारधाम यात्रा में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, जिससे सरकार को फायदा तो हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह श्रद्धालु कूड़ा छोड़ जाते हैं, उससे पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तराखंड में 26 नवंबर को बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश भर के हर सरकारी और प्राइवेट कॉलेज और विश्वविद्यालयों में वंदे मातरम का कार्यक्रम होना है और लगभग 23,500 शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड के इतिहास में ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड में हो रहा है। ये जो है 9:30 बजे हर कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वंदे मातरम का कार्यक्रम होगा। वंदे मातरम को भी 150 वर्ष हो रहे हैं और लगभग 23,500 शिक्षण संस्थाओं में कार्यक्रम होगा। हमारी अपेक्षा यह है कि उसमें हमारे सभी छात्र छात्राएं, हमारे अभिभावक, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे
जितने भी एसएमसी के लोग हैं वो सब रहे, और प्रयास ये है कि लगभग 25 लाख से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में भाग लें। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में ये अभी तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम, जो कि एक ही टाइम होगा, एक ही समय होगा और सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में। हरिद्वार में गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें बलिदान दिवस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान विद्वानों ने गुरु साहिब के त्याग, आध्यात्मिक विचार और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान पर प्रकाश डाला। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि गुरु तेग बहादुर का बलिदान संपूर्ण मानवता का गर्व है और युवाओं को उनके आदर्शों से जोड़ना जरूरी है। हमारे जो गुरु गोविंद सिंह सोदपीठ के तत्वाधान में गुरु तेग बहादुर जी का जो 350 वर्ष हो रहे हैं बलिदान के, उसपे 2 दिन की यहाँ पे राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा में और हमारे विश्वविद्यालयों में हम अपने जितने महापुरुष हैं उनकी व्याख्यानमाला करा रहे हैं, ताकि नई पीढ़ी को ये पता रहना चाहिए कि हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने कितना काम अपने जीवन में किया था। साथ में 26 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड में हो रहा है। ये जो है 9:30 बजे हर कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वंदे मातरम का कार्यक्रम होगा। वंदे मातरम को भी 150 वर्ष हो रहे हैं और लगभग 23,500 शिक्षण संस्थाओं में कार्यक्रम होगा। रुड़की के मंगलौर पहुंचे बिहार के कैबिनेट मंत्री संतोष कुमार मांझी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। मंत्री मांझी ने कहा कि अगर 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उनकी भागीदारी रही तो राज्य के लिए बेहतर कार्य करने की कोशिश करें। उन्होंने बताया कि वो फिलहाल अपने व्यक्तिगत दौरे पर यहाँ पर आए थे और जल्द ही उनका राजनीतिक दौरा भी होने वाला है। देवभूमि तो सबके लिए प्रिय होता है, सनातन को मानने वाले के लिए। आज हमारा ये व्यक्तिगत टूर है, कोई राजनीतिक नहीं है। हम लोग यहाँ आए हैं, कॉलेज में हमारी बेटी का एडमिशन है, उसके सिलसिले में आए हैं। लेकिन आ करके आप लोग का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। मैं इस बात के बहुत खुश हूँ कि आप सब हम लोग को इतना प्यार देते हैं और इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं। कि आप सबके, आपके माध्यम से जितना भी यहाँ हमारे कार्यकर्ता, हमारे सब भाई बंधु हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। निश्चित तौर पर हम लोग अगली बार आएंगे तो राजनीतिक टूर में आएंगे तो हम लोग सब मिलेंगे, बैठेंगे, एक साथ बात करेंगे और जो भी समस्या होगा हम लोग समाधान करेंगे। और यहाँ हमारी पार्टी का भी विस्तार होना है तो उसको विस्तार करेंगे। आज के दिन में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ कि आप सब यहाँ पर आए। बहुत धन्यवाद। वहीं पशुधन विकास नगर में अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तहसील प्रशासन की टीम ने डाकपत्तर, नवाबगढ़, भीमावाला, डकरानी समेत 111 अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है। यूजेवीएनएल की जमीन पर बने वकीलों के चैम्बर, ग्रामीणों के अस्थायी निर्माण और अवैध तरीके से खड़े मकानों को हटाया जा रहा है। इस पूरे अभियान की कमान एसडीएम विकासनगर और एसपी देहात के पास है, जिनकी मौजूदगी में ये कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री जी द्वारा सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाए जाने के जो निर्देश दिए गए थे, उसके क्रम में यूजीवीएनएल के द्वारा 6 जगहों से 111 स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जाना, जिसपे कार्रवाई चल रही है। कौन कौन से गांव हैं जहाँ पर ये टोटल 6 गांव हैं, कुल्हाल से लेके ढकरानी तक। कितने दिन तक ये कार्रवाई चलेगी और इसमें कौन कौन सी टीमें आई है जो इसे हटाने में? अभी ये चालू है जब तक कंप्लीट नहीं हो। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ में लगी है। टीम ने बांग्लादेशी नागरिक मामून हुसैन उर्फ सचिन चौहान और उनकी साथी रेना चौहान को फर्जी पहचान और अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन दोनों की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से रह रहे थे बांग्लादेशी नागरिक। फिल्मी कहानी से कम नहीं रीना और सचिन की कहानी।
उत्तराखंड में सीएम धामी के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने बांग्लादेशी नागरिक मामून हसन उर्फ सचिन चौहान और उसकी साथी रीना चौहान को फर्जी पहचान और अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन दोनों की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। ये तस्वीरें हैं रीना चौहान और सचिन चौहान की। रीना चौहान ने अपने बांग्लादेशी आशिक के लिए अपने पहले पति की आइडेंटिटी उसे दे दी। नई पहचान के साथ ये अवैध प्रवासी देहरादून में जम गया। देहरादून एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि जिले में ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है जो नकली दस्तावेजों और फर्जी पहचान के सहारे प्रदेश में रह रहे हैं। इसी दौरान एक बांग्लादेशी युवक के बारे में इनपुट मिला था जो अवैध तरीके से भारत में रहकर नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक महिला के साथ रह रहा था। पुलिस पूछताछ में मामून हसन ने बताया कि उसकी रीना चौहान से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। वो साल 2019, 2020 और 2021 में टूरिस्ट वीजा पर कई बार भारत आया। साल 2022 में दोनों ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर को अवैध रूप से पार किया। दोनों बांग्लादेश पहुंचे और वहां निकाह किया। निकाह के बाद दोनों गैर कानूनी तरीके से भारत वापस लौटे और देहरादून में रहने लगे। 2019 में इसकी फेसबुक से पहचान जो है एक महिला से हुई थी और उस दोस्ती के कारण वो 2019 में टूरिस्ट वीज़ा पर लगाकर वहाँ से देहरादून आया और 1-1.5-2 महीने रहने के बाद जो भी टूरिस्ट वीज़ा था इसके बाद उससे मुलाकात के बाद चला गया और फिर पुनः 2022-23 में फिर से टूरिस्ट वीज़ा लगाकर यहाँ घूमने के बहाने इंडिया आया और उसके बाद जो है इस महिला के साथ इसने अपने जो दोस्ती थी इसके बाद शादी का प्रपोजल किया और इसके बाद फिर उसको अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करा के वहाँ पर निकाह भी किया जो बांग्लादेश में जो जगह बताई है इसके भी रिकॉर्ड्स हमारे पास सारे आ गए जो मेहरपुर पड़ता है ज़िला वहाँ पर। और इसके बाद यहाँ इंडिया आने के बाद अवैध तरीके से फिर ये यहाँ पर नाम बदल कर और इन्होंने यहाँ पर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी दस्तावेज जो रहने चाहिए उसके आधार पर यहाँ एक क्लब में नौकरी करने लगा जो है बाउंसर के रूप में और यहाँ पर निवासरत था। तो समस्त दस्तावेजों की जब जांच पूरी सूचना के आधार पर बांग्लादेश से की गई और आइडेंटिटी को मैच किया गया और इसमें अभी कुछ लोग और चिन्हित हुए हैं जिन्होंने मदद करी है इसको इस तरह के फर्जी जो है कार्ड्स बनाने में, उसकी आइडेंटिटी को क्रिएट करने में। तो वो उसके लिए भी हमारी टीम लगी है कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने इस षड्यंत्र के तहत इसकी मदद करके इसको एक बांग्लादेशी को एक मतलब भारतीय मूल का नागरिक बनाकर यहाँ पर स्टैब्लिश करने में मदद की। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई है कि रीना ने अपने पहले पति सचिन चौहान के नाम और पते का इस्तेमाल कर मामून के लिए फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और दूसरे सरकारी दस्तावेज बनवाए। इन्हीं नकली दस्तावेजों के आधार पर मामून सालों से देहरादून के एक क्लब में बाउंसर के रूप में काम कर रहा था। पुलिस का कहना है कि इस फर्जी पहचान को बनाने में कुछ दूसरे लोग भी शामिल थे जिनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है। फिलहाल रीना और सचिन पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस गहनता से इनसे पूछताछ कर रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं ऑपरेशन कालनेमी के तहत रुद्रपुर में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लेकर वेरिफिकेशन किया। कई संदिग्धों का चालान भी काटा गया है। पुलिस का कहना है कि कई अपराधी साधु बनकर उत्तराखंड में शरण लेते हैं जिन्हें अभियान के तहत चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने साफ किया है कि आस्था की आड़ में अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ये पूरे जनपद, पूरे प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी आपको पता है चल रहा है, जिसमें कि जो ऐसे जो छद्मवेश धारण करके पब्लिक को ठगी करते हैं रुपया बन के, ऑपरेशन कालनेमी का फोकस उन पर है। तो वो कार्रवाई आज सवेरे से आज करी गई थी। बड़ी संख्या में ऐसे संदिग्ध लोगों को रोका गया, उनसे पूछताछ की गई और जो अपना पूरा डिटेल नहीं बता पाए उनका चालान भी किया गया है। वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रांजिट कैंप, खेड़ा, आवास विकास और भूत बंगला क्षेत्रों में कुत्तों का हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति ऐसी है कि जिला अस्पताल में रोजाना 50 से 60 लोग रेबीज का टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गहरे घाव, बुखार और कई अन्य जो जानलेवा बीमारी है वो इनसे उत्पन्न हो रही है। ऐसे में लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है और प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई जारी है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हम लोग नगर निगम द्वारा एक डॉग शेल्टर हाउस बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो स्ट्रीट के डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको हम वहाँ रखेंगे।
ये लगभग 500 कुत्तों के रखने का इसकी कैपेसिटी होगी। यहाँ पर कुत्तों का प्रॉपर इलाज होगा, डॉक्टर होंगे, उनका ध्यान रखा जाएगा, साथ में उनकी खाने पीने की व्यवस्थाएं भी की जाएंगी, ताकि माननीय उच्च न्यायालय जी का जो आदेश है उसके क्रम में इसका अनुपालन किया जाएगा। इसके लिए शहरी विकास विभाग द्वारा और पशुपालन विभाग द्वारा एक कमेटी भी बनाई गई है और जल्दी वो इसके नॉर्म्स जो तय करेगी, उन्हीं नॉर्म्स के आधार पर हम लोग काम करेंगे। हमारे यहाँ जो है टीके 50-60 लगते हैं, 50 से 60 टीके हमारे यहाँ, कुत्ता हो, कॉमन जो एनिमल्स हैं, है ना, तो इसके टीके हमारे पास पर्याप्त होते हैं। हम इसकी व्यवस्था करते हैं और इससे हमारा कोई भी व्यक्ति लौट के नहीं जाता, बल्कि बाइट अगर बड़ी हो तो उसमें भी हमने 0 डोज की व्यवस्था इमरजेंसी में कर रखी है, या छुट्टियों के दिनों में हो तो उसकी भी व्यवस्था कर रखी है। वहीं रुड़की में गन्ना सीजन शुरू होते ही ट्रैक्टर ट्रॉली चालक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ओवरलोडिंग, बिना रिफ्लेक्टर और बिना सुरक्षा वोल के ट्रॉली खासकर रात के समय में बड़े हादसों को न्योता दे रही है। डीएम मयूर दीक्षित ने साफ कहा है कि ओवरलोडिंग में पकड़े जाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें हमने जागरूकता बैठकें भी करी थी और साथ ही किसानों को और अन्य जो भी ऐसी एजेंसीज हैं या जो पार्टीज हैं जो कि गन्ने को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं कि वो ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे कि कोई हादसा हो जाए। इसमें अगर बहुत ही ओवरलोडिंग करके या फिर अलग अलग पटरी लगा के बहुत ज़्यादा गन्ने लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पे हादसे को इन्वाइट कर रहे हैं और साथ ही कंजेशन ट्रैफिक का भी बढ़ेगा। इसमें गन्ना विभाग और जो राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग, इनकी जॉइंट चेकिंग भी की जाती है और अगर कोई भी फिर भी इसके बाद भी कोई ऐसी अत्यधिक मात्रा में गन्ने का मूवमेंट करेगा तो उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इसके साथ ही उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म ग्राम बैकुंठपुर में 11,000 की लाइन के करंट लगने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने जानवरों के लिए पत्ते काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ा था और इसी दौरान पेड़ के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हुई है। आज बैकुंठपुर में बहुत दुखद का विषय है कि हमारे गांव के ही निवासी बुजुर्ग मोहन चंद, उनका पिताजी का नाम हीरा चंद, जो चारा चुराने के लिए जानवर के लिए टहनी पे उठ के पेड़ के टहनी काट रहे थे और किसी कारणवश 11,000 का लाइन बगल में होने से लाइन में करंट चल रहे थे और हो सकता है कोई टहनी उसमें टच कर गया होगा, जिस कारण उनका मौके पे मौत हो गई। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड के 4 धामों में तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या ने बढ़ाई चिंता। यात्री छोड़ रहे सैकड़ों टन कूड़ा, पर्यावरण को पहुंचा रहे भारी नुकसान। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 26 नवंबर को होगा बड़े कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश भर के लगभग 23,500 शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम की तैयारी। और पचवादून में गर्जा धामी सरकार का बुलडोजर। विकास नगर में 111 अवैध कब्जों पर हो रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। अतिक्रमणकारियों को दी गई सख्त चेतावनी।